हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, सब ठीक, सब कुशल मंगल। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक और आज का हमारा वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और केमिस्ट्री में जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ये चैप्टर इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। और ये चैप्टर फुल्ली इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसके अंदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं और कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कैटिनेशन है एंड टेट्रावैलेंसी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है कार्बन की, और कार्बन की एक वर्साटाइल नेचर है जिसकी वजह से कार्बन बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के इस वक्त नोन हैं। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके पास इतने ज़्यादा उनके कंपाउंड्स नहीं हैं, कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। तो उसका उसका क्या रीज़न है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। इन सारे चीज़ों को कवर करेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, इन टॉपिक्स को और इन टर्मिनोलॉजीज को भी समझेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो कुछ टॉपिक्स में हमने कुछ लिए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी कोवैलेंट बॉन्ड्स है, कोवैलेंट कंपाउंड्स है। हाउ डज कार्बन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करने की इसकी जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है ना लूज करता है। तो फिर कौन सा रास्ता निकालता है वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने के लिए। फिर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड कब लगता है, डबल बॉन्ड कब बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कब लगता है, कब बनता है। और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। और इसका एक और इसका नेचर है स्मॉल साइज न्यूक्लियस, जो इसकी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बहुत सारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास मौजूद है, कंपाउंड्स मौजूद है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, आइसोमेरिज्म क्या है, और आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन और आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये बार बार पूछे जाते हैं कि आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन और पेंटेन कौन कौन से पॉसिबल है, कितने पॉसिबल हैं। इनका स्ट्रक्चर भी बनाने के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। व्हाई इज कार्बन सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आउट ऑफ 120 नोन एलिमेंट्स सो फार। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन के अलावा भी और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन कार्बन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, या कंपाउंड्स ये बनाता है, या इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ में कंबाइन करके और ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है। इसकी वजह से कार्बन को इम्पोर्टेंस दी गई है और कार्बन का ये चैप्टर इसके अंदर लिया गया है। बाकी और एलिमेंट्स की उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी एलिमेंट्स के कंपाउंड्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। अगर हम देखें अपने डेली लाइफ के अंदर तो हम कार्बन से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। चाहे वो हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे पीने की चीज़ें हों, चाहे पहनने की चीज़ें हों, चाहे टॉयलेट यूज़ की हों, सोप वगैरह है, शैम्पू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्बन से ही मिलकर के बनी हुई हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, यानी अनलिमिटेड है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कार्बन के हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं फूड की तो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये सारे के सारे कार्बन के ही बने हुए हैं। जितनी भी चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, चाहे वो हम क्लॉथ्स यूज़ करते हों या पेपर यूज़ करते हों, प्लास्टिक यूज़ करते हों, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे थर्माकोल इसको बोलते हैं, तो थर्माकोल यूज़ करते हैं और वुड यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और खाने की चीज़ों में देख लें तो ऑयल है वो यूज़ करते हैं, और इसी तरह से फैट यूज़ करते हैं, और इसी तरह से राइस यूज़ करते हैं, वीट यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद है। यहाँ तक कि हम खुद ही कार्बन के बने हुए हैं, क्योंकि जितनी भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो भी कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं वो कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। जैसे स्टार्च या प्रोटीन है, और ये सेल वॉल है तो वो सेलुलोज की बनी हुई है। तो सेलुलोज क्या है, वो कार्बन कंपाउंड ही है।
है ना। तो ये सारी के सारी चीज़ें, सारे के सारे कंपाउंड्स, ये सारे के सारे कंपाउंड्स कार्बन के ही बने हुए हैं। तो कार्बन से हम पूरी तरह से घिरे हुए हैं। दिस इज वाई कार्बन इज इतना इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए कार्बन को, स्पेशली कार्बन का एक चैप्टर बनाया गया है और ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो कार्बन की बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होगा कि कार्बन अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाता है, कार्बन एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा कार्बन किस किस फॉर्म में हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, और कार्बन किस फॉर्म में हो सकता है। अर्थ क्रस्ट में देखेंगे तो कार्बन आपको मिल जाएगा, सीएनजी में कार्बन मिल जाएगा, आपको एलपीजी में कार्बन मिल जाएगा, आपको पेट्रोलियम में कार्बन मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों के अंदर कार्बन मौजूद है अगर हम एटमॉस्फेयर के अंदर देखेंगे या अर्थ क्रस्ट के अंदर देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर कार्बन मौजूद है। तो कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, अगर एटमॉस्फेयर में देखेंगे तो 0.03% ही है सिर्फ, लेकिन इतना कार्बन ही सफिशिएंट है हमारे लिए कि हम इससे बनी हुई सारी चीज़ों को यूज़ कर सकें और ये इतनी कम क्वांटिटी ऑफ कार्बन होते हुए भी ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना सके। तो कार्बन से रिलेटेड बेसिक चीज़ें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हम मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड से पहले आपने इससे पहले पढ़ा होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं और क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बॉन्ड्स बनते कब हैं। बॉन्ड्स का फॉर्मेशन तब होता है जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है और कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन होने के लिए एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है। तो सपोज सोडियम का एक एलिमेंट है या एक एलिमेंट का एक एटम है, ये क्लोरीन के एक एटम से कंबाइन करेगा। तो कैसे करेगा, तो सोडियम आप जानते हैं कि इसका सिंबल होता है इस तरह से, होता है 1123, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखा जाता है 1123, ठीक, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है, ये होता है मास नंबर। ओके, तो सोडियम के पास इसका एटॉमिक नंबर 11 है और इसका एटॉमिक मास या मास नंबर कितना है, 23। तो एटॉमिक नंबर जो होता है, ये एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसके पास, उतने ही होंगे जितना इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। जब न्यूट्रल होगा तब उसकी बात हो गई है। प्रोटॉन इसके पास कितने होंगे, प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए या लूज नहीं किए तब इसके पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही होते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स कब बनते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स बनते हैं जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड कहलाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे होता क्या है कि सोडियम के बारे में हमने देखा कि ये इतना सब कुछ होता है। क्लोरीन में देखेंगे तो क्लोरीन होता है 17 एंड 35.5 होता है, लेकिन 35 लेते हैं। तो इसके पास Z इसका कितना है, 17 है, E कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, P कितना हो जाएगा, 17 होगा, और ये क्या है, इसका मास नंबर है, इसको A से लिखा जाता है, A है 35, ठीक है। अब होता क्या है, होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उन इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफरिंग होती है जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो अगर हम सोडियम का
स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट शेल्स में, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने होंगे, अभी हमने देखा 11 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन निकलते हैं A-Z से। सोडियम के केस में अगर हम देखेंगे तो A कितना था 23, Z कितना 11, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 12, तो न्यूट्रॉन होगा 12। ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन इक्वल्स टू 11। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पहली शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी शेल में 8 और बचा 1, तो हो जाएगा तीसरी शेल में। तो यहाँ पे पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में ये इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो तीसरी शेल में चला जाएगा। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब क्या होगा, अब ये जब किसी दूसरे एटम से कंबाइन करेगा, या दूसरे एलिमेंट से, जैसे सपोज क्लोरीन से कंबाइन कर रहा है, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास 17। इसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएंगे, ये 35 होता है, यानी ए इसका 35 है और जेड कितना है, ये 17 है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 17 हो गए, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, ए माइनस जेड। ए कितना है 35 माइनस 17 इक्वल्स टू 18। ठीक, तो न्यूट्रॉन हो गए 18, तो न्यूट्रॉन इसके पास 18 हो गए, प्रोटॉन हो गए 17 और इलेक्ट्रॉन भी हो गए 17। तो इलेक्ट्रॉन 17 हो गए, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, फर्स्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, सेकंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में भी 8 रह सकते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 7 है लास्ट शेल में, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में चले जाएंगे। इस तरह से ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन एटम, 3 2 5 1 6 1 7, इस तरह से। अब ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, इसके पास कितने हैं, इसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। सोडियम क्या करेगा, जितने भी एटम्स होते हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाए जो कैसा हो, जो इनर्ट गैस स्ट्रक्चर हो, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। इनर्ट गैस कौन कौन सी हैं आपको पता होगा, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन 10, आर्गन 18। इनमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 8 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका ये लास्ट वाला पहला ही शेल इसका लास्ट शेल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो इनर्ट गैस स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि लास्ट शेल क्या हो, पूरी पूरी भरी हो, पूरी पूरी फिल्ड हो, उसको कहते हैं इनर्ट गैस स्ट्रक्चर। तो सोडियम एटम चाहता है कि वो इनर्ट गैस स्ट्रक्चर गेन कर ले। कैसे गेन कर ले, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो इसके पास आउटर शेल बचेगी ये वाली, और ये वाली शेल पूरी पूरी भरी होगी, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी, और ये स्ट्रक्चर कहलाती है इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ऑक्टेट। तो एलिमेंट ये चाहता है कि वो ऑक्टेट स्ट्रक्चर गेन कर ले, और ऑक्टेट स्ट्रक्चर गेन करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन या तो गेन करना पड़ेगा या तो लूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन या तो 7 गेन करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ज्यादा आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को गेन करने और लूज करने में एनर्जी खर्च होती है, स्पेंड होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में ज्यादा एनर्जी नहीं खर्च होगी,
बनिस्बत उसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। इससे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और लूज करके ये ऑक्टेट गेन कर लेगा। इसी तरह से क्लोरीन के केस में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोशन में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और ले करके ये भी क्या कर लेगा, इसके पास आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ट्रांसफर किया और इसने क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा, अच्छा ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा यानी कि लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कहलाता है कैटायन, यानी कि कैटायन बना लेगा। और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा एनायन। ठीक है, ठीक। एनायन किसको कहते हैं, एनायन कहते हैं जिसपे निगेटिव चार्ज आ जाए। निगेटिव चार्ज कब आ जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको कैटायन कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब गेन होंगे तो निगेटिव चार्ज आएगा जिसको हम कहेंगे आयनाइन। तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो दोनों के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से ये दोनों कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या कर लेंगे, ये बना देंगे एक कंपाउंड। ठीक, तो बेसिकली ये हमारा टॉपिक क्या है और हमें बताना क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड्स बताना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, क्लोरीन ने ले लिया। इसने ट्रांसफर किया इसलिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसने ले लिया इसलिए इसके ऊपर इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ट्रांसफर में। तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी पहली शेल ही लास्ट शेल है। इसका हम न्यूक्लियस बना लेते हैं। इसके प्रोटॉन इसके पास प्रोटॉन होता है 1, प्रोटॉन होता है इसके पास 1, न्यूट्रॉन इसके पास होता ही नहीं है, 0 होता है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन का एटम है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो अब ये चाहेगा कि इसकी ये शेल कंप्लीट हो जाए, ये चाहता है इसकी शेल कंप्लीट हो जाए। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे। तो ये जो एटम है ये स्टेबल ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है एटम के अंदर। तो ये ट्रांसफर नहीं कर सकता, और ये अगर इसको ट्रांसफर कर देगा तो यही प्रॉब्लम इसके साथ भी आने वाली है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर कर देगा। ठीक है, इस तरह से शेयरिंग हो जाएगी। इसको छोड़िए न्यूक्लियस को, ये इस हाइड्रोजन का है और ये इस हाइड्रोजन का है। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर कर लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ में शेयर कर लिया। इस तरह से इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस तरह से यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। इनको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिनकी शेयरिंग होती है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
यहाँ पे कितने पेयर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है? 1 पेयर। जब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो एक बॉन्ड लगता है या बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। और सिंगल बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का, O2। ऑक्सीजन का जो एटम होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका मास नंबर होता है 16। ठीक है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं। इसके आउटर मोशन में देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2 और 6। ठीक, इसी तरह से दूसरा ऑक्सीजन का एटम है, इसके पास भी 8, 16। इसके पास भी कितने हैं? 2 और 6। अब इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या? करेंगे क्या? ये आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको वैलेंस शेल कहते हैं वही शेयरिंग करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो क्या होगा? इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये अपने इसके साथ शेयर कर लेगा और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक, ये ऑक्सीजन का एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है। तो यहाँ पे जब शेयरिंग हो जाएगी तो इस वाले ऑक्सीजन एटम के कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इसके पास थे कितने? इसके पास थे 6, 2, 2, 4, 2, 6 थे और 2 की शेयरिंग हो गई। इसके पास कितने थे? इसके पास थे 2, 2, 4, 2, 6 थे, 2 की शेयरिंग हो गई। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसके पूरे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसके पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इसलिए ऑक्सीजन के बाद में बीच में लग जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो ये वाला है सेक्शन वो यहाँ पे हम बताए गए थे। इसी तरह से नाइट्रोजन N2, तो नाइट्रोजन 7 और 14 होता है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर 14 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 5। ठीक, आउटर मोशन में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से आउटर मोस्ट शेल इसकी बना लें, यहाँ पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में इसके पास हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इसका एक और एटम होगा जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनकी शेयरिंग कैसे होगी? शेयरिंग इस तरह से हो जाएगी 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 2, 5 और 2, 2, 5। इसके पास 5 है और 3 की शेयरिंग हो जाएगी, 8 इसके पूरे हो जाएंगे, 8 इसके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इनकी शेयरिंग हो रही है वो कितने हैं? वो 3 पेयर्स हैं। इसलिए इनके बीच में जो बॉन्ड लगेगा वो लगेगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये वाला हो गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ये वाला हो गया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लग जाते हैं और ये बॉन्ड तभी लगते हैं जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। ठीक, और इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग होती है तो शेयरिंग होने के बाद में जो कंपाउंड बनते हैं या जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या हुआ? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बॉन्ड्स हुए जिनका फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होती है। ठीक है, so the bond which is formed by the sharing of valence electrons is known as electrovalent bond. Okay, so definition क्या हो जाएगी? Definition हो जाएगी the bond which is formed, definition इसकी यहाँ पे लिख देते हैं, the bond which is
which is formed by the sharing of electrons is known as कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट कंपाउंड क्या हो जाएंगे? कोवैलेंट कंपाउंड वही हो जाएंगे ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मेशन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से होता है, ठीक, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। कंपाउंड्स which are formed by the sharing of electrons are covalent bond are called covalent compounds। ओके, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कंपाउंड्स जिनमें कोवैलेंसी होती है, जिनमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कंपाउंड्स in which covalent bond is found are called covalent compounds। ओके, तो ये डेफिनेशन हो जाएगी कोवैलेंट कंपाउंड्स की, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, कोवैलेंट कंपाउंड्स हो गए, सिंगल बॉन्ड कैसे बनते हैं, डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं, वो हो गया, ठीक। अब आते हैं कि हाउ डज कार्बन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब पहले हम ये देखेंगे कि कार्बन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी कि इसको पहले हम देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है और इसका मास नंबर कितना होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका मास नंबर 12 होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू E इक्वल टू Z, और ये क्या है, ये Z है, और ये क्या है, ये A है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 6, ठीक है। प्रोटॉन कितने हो गए, प्रोटॉन भी 6 हो गए। न्यूट्रॉन कितने हो गए, A माइनस Z इक्वल टू 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि कार्बन इन इलेक्ट्रॉनों को जो इसके पास है उनको ये ट्रांसफर क्यों नहीं करता है। तो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में, वो देखेंगे पहले। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहली शेल में 2 होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके पास 6, पहली शेल में 2 और दूसरी शेल में 4। तो प्रोटॉन यहाँ रहेंगे, न्यूट्रॉन यहाँ रहेंगे, प्रोटॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, ठीक है। और पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब कार्बन जब बॉन्डिंग करेगा, यानी जब कंपाउंड बनाएगा, तो कंपाउंड जब बनाएगा तो क्या ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज करके और कैटायन बना लेगा इस तरह से, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले करके ये आयनाइन बना लेगा, या क्या करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉनों को लूज कर पाएगा। अगर सपोज ये इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा तो होगा क्या, होगा ये कि इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के लिए कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम उसको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है तो इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के लिए और कैटायन बनाने के लिए इसके पास एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि ये खर्च कर पाए, मीन्स कि इसको काफ़ी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम आएगी इसके पास कि ये इलेक्ट्रॉनों को लूज करें और लूज करके काफ़ी एनर्जी खर्च करें, और एनर्जी खर्च करें और खर्च करके ये क्या करें, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और प्रोटॉन इसके पास कितने, 6 प्रोटॉन है।
तो कैटायन इसके पास मतलब इसके पास जो कैटायन होगा प्रोटॉन, उसके पास 6 पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा तो 4 पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा। तो 6 पॉजिटिव चार्ज ये, 4 पॉजिटिव चार्ज ये, हो जाएगा कितना, 10 पॉजिटिव चार्ज। तो 10 पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस न्यूक्लियस को बेयर करने में मुश्किल होगी, और इलेक्ट्रॉनों को लूज करने में एनर्जी भी खर्च करनी पड़ती है। तो पहला पॉइंट ये है कि एनर्जी ये इतनी लूज नहीं कर पाएगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को लूज नहीं करेगा। तो क्या गेन कर सकता है? तो अगर गेन करेगा ये तो पहले से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले से 4 इलेक्ट्रॉन है ही निगेटिव चार्ज, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। पहले से कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितने हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी निगेटिव चार्ज जो है इसके पास 10 हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज कितना है? प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसके बाद पॉजिटिव चार्ज कितना है? 6 है, और निगेटिव चार्ज कितना है? 10 है। तो इस पॉजिटिव 6 पॉजिटिव चार्ज को 10 निगेटिव चार्ज को बेयर कर पाना भी मुश्किल है। तो दोनों तरफ से इसके पास प्रॉब्लम है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कैटायन बनाता है, तो फिर इसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए। इलेक्ट्रॉनों को लूज करने के लिए एटम को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, तो एनर्जी इसके पास इतनी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनों को लूज कर पाए। और दूसरा, अगर लूज नहीं कर सकता तो फिर ये कर सकता है कि गेन कर ले, लेकिन गेन करने के लिए क्या होगा? गेन करेगा तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, जबकि प्रोटॉन कितने? 6 है। तो पॉजिटिव चार्ज 6 है और निगेटिव चार्ज जो है वो 10 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव 6 पॉजिटिव चार्ज 10 निगेटिव चार्ज को बेयर नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्बन क्या करता है? कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है और ना ही इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, बल्कि ये एक बीच का रास्ता निकालता है और ये कर लेता है शेयरिंग, यानी शेयरिंग कर लेता है, और शेयरिंग करके कंपाउंड बनाता है। यानी कि ये कोवैलेंसी शो करता है, और इससे जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, ये भी हो गया। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के हमने अभी देखा कि इसके कंपाउंड्स कितने हैं कार्बन के कंपाउंड्स, जो नॉन कंपाउंड्स हैं वो कितने हैं? वो 1 मिलियन से भी ज्यादा कंपाउंड है, मोर देन 1 मिलियन कंपाउंड कार्बन के हैं। ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं अब तक नोन, उन सभी एलिमेंट्स के सारे कंपाउंड्स को अगर इकट्ठा कर लिया जाए और वो सारे कंपाउंड्स और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स का कंपैरिजन किया जाए, तो कार्बन के कंपाउंड्स उन सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड से भी ज्यादा है। तो ऐसा क्या है कार्बन के पास? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं? तो कार्बन के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कार्बन की पहली प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? तो कार्बन की पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन दूसरे कार्बन एटम से कंबाइन करके लंबी लंबी चेन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, इसी को कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एटम ज्वाइंस other carbon atom to form long chains. This is called catenation. तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है जिसकी वजह से काफी लंबी लंबी चेन बनाता है, और सिर्फ ये चेन ही नहीं बनाता बल्कि ब्रांच भी बनाता है। इस तरह से यहाँ पे कार्बन जुड़ सकता है, यहाँ पे कार्बन जुड़ सकता है, ऐसे ब्रांच बना लेता है। इधर कार्बन जुड़ सकता है, इधर कार्बन जुड़ सकता है, ऐसे ब्रांच बना लेता है। और सिर्फ ब्रांच भी नहीं बनाता है बल्कि ये इस तरह से रिंग भी बना लेता है। एक रिंग ये बन गई, एक रिंग ये बन गई कार्बन की, एक रिंग ये बन गई कार्बन की। इस तरह से कार्बन रिंग भी बना लेता है। तो कार्बन के पास
ये सब रिंग बनाने की भी कैपेबिलिटी होती है। तो ये प्रॉपर्टी कार्बन की, जिसमें ये कार्बन दूसरे कार्बन एटम से मिल करके, जुड़ करके, कंबाइन करके लंबी लंबी चेन बनाता है और ब्रांच बनाता है कार्बन एटम की, या रिंग बनाता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। यानी कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी टू ज्वाइन another carbon atom to form long chain is called catenation। तो कार्बन के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये दूसरे कार्बन एटम से जुड़ करके बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है। इस वजह से कार्बन के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? टेट्रावैलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी तो आपको पता ही है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करता है ना। मतलब कैसे करेगा? जैसे मान लो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो कार्बन हाइड्रोजन के इन चारों इलेक्ट्रॉनों से एक एक करके शेयरिंग कर देगा, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे कार्बन ने इस वाले हाइड्रोजन से पेयरिंग करी, तो यहाँ पे जो शेयरिंग करी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगेगा, इसी तरह से इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड और इधर भी सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि कार्बन क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इन 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए कार्बन ने क्या किया? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों से कंबाइन कर लिया, यानी कि शेयरिंग कर ली, कंबाइन नहीं शेयरिंग कर ली। शेयरिंग करके इसने क्या कर लिया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और हाइड्रोजन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका भी क्या हो गया? इसका भी डबलेट पूरा हो गया। हाइड्रोजन का भी काम चल गया और कार्बन ने भी अपना काम चला लिया। तो इसलिए कार्बन क्या करता है? शेयरिंग कर लेता है। और शेयरिंग करता है, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है? 4, अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है। इसलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, यानी कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन दूसरे कार्बन एटम से या दूसरे मोनोवैलेंट एटम से कंबाइन कर लेता है और कंबाइन करके नए नए कंपाउंड्स बनाता है। इस वजह से भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। तो टेट्रावैलेंसी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। टेट्रावैलेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन having its 4 electrons in its outermost shell to combine with another carbon atom, another 4 carbon atoms or other monovalent atoms to form bonds. So this is known as tetravalency। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तीसरी इसके बाद प्रॉपर्टी यह है कि कार्बन का जो साइज है न्यूक्लियस का, वो काफी छोटा साइज है। काफी छोटा साइज होने की वजह से कार्बन और कार्बन के एटम जब मिलते हैं तो न्यूक्लियस इनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ में कंबाइन कर लेते हैं। तो उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में मिलकर के या दूसरे एटम के साथ में मिलकर के जब बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से भी इसके जो कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड आसानी से ब्रेक नहीं होते, स्टेबल रहते हैं। इस वजह से भी इसके कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक, कार्बन का एक और साथी है सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये कुछ ही एटम तक ही ये चेन बना सकते हैं। यानी कि सिलिकॉन के साथ में 8 एटम तक ही इस तरह से चेन बना सकता है। लेकिन कार्बन तो 60 एटम के साथ भी कार्बन बना सकता है, यानी कि चेन बना सकता है। आपने देखा होगा
पढ़ा होगा बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में। बकमिंस्टर फ्लोरीन ये क्या है? ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन। कार्बन के और भी एलोट्रॉप है, यानी कि एक है डायमंड और एक है दूसरा ग्रेफाइट है, और तीसरा जो है वो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, विच इज थर्ड इज नोन एज बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो कार्बन के पास इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है कैटिनेशन की, कि वो 60 कार्बन एटम्स की भी चेन बना सकता है या रिंग बना सकता है। लेकिन सिलिकॉन ये एक लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स की ही कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो होता है, इसलिए सिलिकॉन के कंपाउंड्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा सिलिकॉन का जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसका न्यूक्लियस इतना स्ट्रांग नहीं है। उसको थोड़ी सी एनर्जी देने पर वो टूट जाता है, और टूट जाता है तो इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, और अनस्टेबल होने की वजह से इसके कंपाउंड ज़्यादा नहीं बन पाते। तो सिलिकॉन के पास, सिलिकॉन भी उसी ग्रुप में है, 14 ग्रुप में कार्बन है, 14 ग्रुप में सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है उसी में, लेड भी है उसी के अंदर, उसी में टिन भी है। लेकिन कार्बन के पास जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज बाकी और किसी के पास नहीं है। इस वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। ओके, तो ये हो गया कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, स्मॉल साइज न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज, इसको समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले, कुछ अल्केन्स का एग्जाम्पल लेते हैं। अल्केन्स आप जानते होंगे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन दूसरे कार्बन एटम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही कंबाइन करता है। ठीक, जैसा कि मेथेन, जैसे मेथेन CH4, तो ये कार्बन एटम के साथ या दूसरे एटम के साथ में सिंगल बॉन्ड से ही कंबाइन करता है। जैसे एथेन, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये अल्केन है। ठीक, जिनमें लास्ट में एन आता है वो सब अल्केन है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन और डिटेल इसका वीडियो बना देंगे, तो वहां से अल्केन क्या होते हैं, अल्कीन क्या होते हैं, अल्काइन क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी कि कार्बन इज सैचुरेटेड विद सिंगल बॉन्ड टू अदर कार्बन एटम in the compounds. Those compounds are known as saturated compounds. And when carbon is saturated with double or triple bond with other carbon atom to form compounds, those compounds are known as unsaturated hydrocarbons or unsaturated compounds. तो अल्केन्स क्या होते हैं? इनका एक जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स होता है CnH2n+2। ये है जनरल फार्मूला। यहां से अगर हम इसके कंपाउंड्स बनाएंगे तो n की वैल्यू 1 2 3 लेते जाएंगे तो कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। तो इसका अगर हम n की वैल्यू 1 देते हैं तो 1 2 × 1 + 2 तो बनेगा CH4। ठीक, इसका नाम होता है मेथेन। इसी तरह से अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, तो ये बन जाएगा C2H2 × 2 + 2 = यही लिख लेते हैं C2H2⁴ and 2 6। इसका नाम होता है एथेन। ठीक है, इसी तरह से अगर n = 3 लेंगे तो C3H2 × 3 + 2 तो C3H2 3 6 and 2 8। इसका नाम होता है प्रोपेन। ठीक,
तो एल्केन्स का जनरल फार्मूला ये होता है। इसी तरह से एल्कीन्स ले लें। एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो इसका अगर 1 लेते हैं तो आ जाएगा C2 CH2। ये कोई कंपाउंड नहीं होता है, ठीक है, एल्कीन में ये कोई कंपाउंड नहीं होता है। अगर N=2 लेते हैं तो ये रहेगा C2H2 × 2 बन जाएगा C2H4। इसका नाम होता है एथीन, लास्ट में ईन आएगा, ठीक। इसी तरह से N=3 लेंगे तो C3H2 × 3 C3H6 एंड इट इज नोन एज प्रोपीन, ठीक है। तो ये है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन भी ले लें। इसी तरह से अल्काइन ले लें यहाँ पे अल्काइन। इसका जनरल फार्मूला था CnH2n-2, ठीक है। इसका पहला अगर N=1 लेते हैं तो देखिए क्या होता है, 1 2 × 1 -2 तो हो जाएगा CH0, कोई कंपाउंड नहीं है। N=2 लेंगे तो C2H2 × 2 -2 तो हो जाएगा C2H2। इसका नाम होगा एथाइन, ठीक है। इसी तरह से N=3 लेंगे तो हो जाएगा C3H2 × 3 -2 तो C3H2 3 6 -2 = 4। इसका नाम होगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। तो एल्काइन के जनरल फार्मूला ये होता है, ठीक है। इसी तरह से अल्कोहल का देखें हम, अल्कोहल का देखें। अल्कोहल, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप ये होता है। फंक्शनल ग्रुप एटम्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं या एग्जिबिट करती हैं किसी भी कंपाउंड में, वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, दैट इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल में ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेंगे तो C1+1OH तो बनेगा CH3OH, ठीक है। अगला बनेगा C2H5OH, इसी तरह से C3H7OH, इनको देखेंगे। इसी तरह से ले लेते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1CHO। ये क्या है, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक। ये इसका है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ये OH। CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का। इसमें लास्ट में ऑल आता है, इसमें लास्ट में अल आता है, ठीक है। जैसे इसका नाम मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। इसमें देखेंगे तो C1H2 × 1+1 × CHO तो बन जाएगा CH3CH3CHO। इसका नाम कार्बन 2 है तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल। इसका नाम है मेथेनॉल, इसका नाम है एथेनॉल, इसका नाम है प्रोपेनॉल, इसका नाम है एथेनॉल। अगला इसका बन जाएगा C2H5CHO, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, प्रोपेनल हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि होमोलॉगस सीरीज क्या है। तो हम होमोलॉगस सीरीज को बताने के लिए ये बता रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऐसी कार्बन की चेन कंपाउंड्स की जिनके पास फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। जैसे यहाँ पे अल्काइन में देखा तो सब में लास्ट में आइन, आइन आ रहा है।
अभी अल्केन में देखा तो लास्ट में एन 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 आ रहा था, अल्कीन में देखा तो इन 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 आ रहा था। ठीक है, तो जो अल्केन है उनका फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड होता है। यहाँ पे अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH है और एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप CHO है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और वो कार्बन की चेन बनाते हैं, वो कहलाते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड्स मिलकर के जो सीरीज बनाते हैं कंपाउंड्स की, उस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी होमोलोगस सीरीज की, हो जाएगी कि अ सीरीज या अ ग्रुप ऑफ compounds in which same functional group is found in the carbon chain, in the chain of carbon or carbon compounds। ठीक है, a group of compounds in which same functional group is found in the chain of carbon compounds is known as homologous series। ठीक, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कार्बन एटम्स की एक ऐसी चेन, अ चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स in which same functional group substitute hydrogen atom is called homologous series। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे CH4 C2H6 C3H8 C4H10 एक सीरीज ये बन गई। जैसे C2H4 C3H6 एंड C4H8 एक सीरीज ये बन गई। जैसे C2H2 C3H4 C3H4 and C4H6 and so on। जैसे अल्कोहल के लिए लेते हैं CH3OH, जैसे C2H5OH, जैसे C3H7OH एंड सो ऑन। इसी तरह से HCHO ये ले लेते हैं एल्डिहाइड की। ठीक है, जैसे CH3CHO, जैसे C2H5CHO, ये हो गए एल्डिहाइड। तो ये सब क्या है, ये सब होमोलोगस सीरीज के एग्जाम्पल हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि होमोलोगस सीरीज के किन्हीं दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस कितने का होगा, CH2 का। कहाँ पर, बिटवीन कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स। ठीक है, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे CH4 और CH2, यहाँ पे कार्बन कार्बन का कितना क्या डिफरेंस है, कार्बन कार्बन का 1 का डिफरेंस, हाइड्रोजन का कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस, तो CH2 का डिफरेंस है। इसमें देखो, इसमें कार्बन, यहाँ पे कार्बन 2, यहाँ पे 3, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 1 कार्बन का, और हाइड्रोजन यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का, तो CH2 का डिफरेंस हुआ। ऐसा इसमें भी देख लो, ऐसा इसमें सब में होगा। ठीक है, तो CH2 का डिफरेंस होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि कंसेक्यूटिव
कंसिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में जो एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका डिफरेंस कितना होगा, 14 यूनिट का होगा। अगर हम CH4 को देखें तो इसका हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन होता है 12 प्लस 4 इंटू 1, हाइड्रोजन होता है 1, 4 प्लस 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। C2H6 का निकालते हैं तो कार्बन 2 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 6, 12 टू 24, 24 प्लस 6 इक्वल टू 30। डिफरेंस कितना हुआ, 30 माइनस 16 इक्वल टू 14 यूनिट का डिफरेंस होगा बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है CHO है। ठीक। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। ठीक, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में क्या है, आइसोमर देख लेते हैं और इस वीडियो को इसके बाद फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टर्न पे होगी और जल्दी ही लाएंगे और उसमें बाकी चीजें कवर कर देंगे। आइसोमेरिज्म, इसको समझिए। इसको समझने से पहले आपको समझना होगा आइसोमर क्या होते हैं। आइसोमर का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जो एक से ज्यादा फॉर्म्स में होते हैं, यानी कि एक से ज्यादा उनके स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन फार्मूला सेम होता है। ठीक है, तो द property of compounds having same structure, having same chemical formula, and different structure is called isomerism, and these compounds are called isomers। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहते हैं, जिन कंपाउंड्स के पास में स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है लेकिन फार्मूला सेम होता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम ब्यूटेन का। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4H6 C4H10 होता है, क्योंकि एल्केन है। एल्केन के फार्मूले में इसको पुटअप करेंगे CnH2+2 में तो C4H10 होगा। ठीक है, तो ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। अब अगर इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे C4, तो ये एक स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। ये हो गया L ब्यूटेन। क्या हो गया ये L ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि एक कार्बन टोटल कार्बन 1 2 3 4 इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, इसको थोड़ा लंबा कर दो, इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर हाइड्रोजन जोड़ दो, इधर हाइड्रोजन और इधर। तो ये क्या है, ये है आइसोब्यूटेन। ठीक, आइसोब्यूटेन। जब एक ही कार्बन के साथ में दो कार्बन एटम या दो CH3 ग्रुप जुड़ जाते हैं तो बन जाता है आइसो, तो ये आइसोब्यूटेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट है
जबकि फार्मूला इसका भी क्या है, सेम है। कार्बन कितने 1 2 3 4 C4, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C4H10। तो फार्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो ये क्या है, ये है आइसोमर। और ये प्रॉपर्टी ब्यूटेन की क्या कहलाएगी, आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, ठीक है, और उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे। तो ब्यूटेन के ओनली 2 आइसोमर्स हैं। कितने हैं, 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। अगर हम ये कहें कि कार्बन को यहाँ जोड़ दें तो एक और हो सकता है, कार्बन को यहाँ जोड़ दो तो क्या ये नहीं हो सकता है, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो या यहाँ जोड़ दो, उससे कोई ब्रांच नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ये ऐसे जाके सिर्फ ऐसे मुड़ गया, ये ऐसे जाके मुड़ गया, तो ये ब्रांच थोड़ी है। ये तो ये क्या है, ये सपोज ये तना है, तना से अगर यहाँ से ऐसे ब्रांच निकले या यहाँ से ऐसे निकले ब्रांच, तना है ये ऐसे मुड़ गया, ये ब्रांच थोड़ी हुई तने की। ये तो ब्रांच तब हुई जब यहाँ से निकले, यहाँ से निकले। ये तो सिर्फ क्या हो गया, ये तो ट्विस्टेड तना है, तो ये ब्रांच थोड़ी हुई, ये तो सिर्फ यहाँ से जाकर के आगे मुड़ गया। तो उसी तरह से ये आगे जाके यहाँ पे मुड़ गया, तो ये कोई नया स्ट्रक्चर थोड़ी हुआ, समझ रहे हैं। तो ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे इस वाले कार्बन में भी पॉसिबल नहीं है। तो ओनली 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन। ओके, सेकंड देखते हैं एग्जांपल। ये हो गया ब्यूटेन का, हो गया पेंटेन देखते हैं। पेंटेन C5H12 होता है पेंटेन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, एक तो ये हो गया, इसको कहेंगे हम L पेंटेन, ये नॉर्मल पेंटेन है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम ये कर सकते हैं कि कार्बन यहाँ 2 जोड़ दें या कहीं भी जोड़ दो, कि हम क्या कर दें, कार्बन को मान लेते हैं कि इस वाले पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो कार्बन है कितने 1 2 3 4 5 है, तो 5 ही। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन, ठीक। इसका भी फार्मूला वही जो ये C5H10, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और H कितने हैं, H होने चाहिए 12, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। और क्या हो सकता है कार्बन, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और यहाँ से एक ब्रांच बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये बन जाएगा, ठीक। अब ये यहाँ से जाके इधर तो मुड़ गया, लेकिन उधर भी तो चला गया, ये ऐसे गया, उधर गया, इधर गया। अब ये तना 2 तरफ थोड़ी मुड़ सकता है, ये दोनों तरफ मुड़ गया, इसका मतलब इसने ब्रांच बना दी, ठीक है। अगर एक तरफ मुड़ता तो फिर ये ब्रांच नहीं बनती, लेकिन ये दोनों तरफ मुड़ गया इसलिए ब्रांच बन गई। तो ये ब्रांच बन गया, इसका नाम है नियो पेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, isomers of pentane are possible only 3 isomers of pentane are possible। ओके, तो ये हो गई कुछ चीज़ें। इसके बाद में इसमें नॉमेनक्लेचर है, किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड्स का, ठीक। नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC, नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स ये है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसके बाद में इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे एथिल अल्कोहल है यानी एथेनॉल, एंड एसिटिक एसिड है जो इम्पॉर्टेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं।
कंप्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए इजाज़त लेते हैं। ठीक, टेक केयर, थैंक यू।